वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि मैं डेली बेसिस पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ या कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो आज मैं आपके साथ जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है राष्ट्रीय संस्करण, उसमें कुछ न्यूज़ हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ करंट अफेयर्स हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो ये न्यूज़पेपर है मेरे पास राष्ट्रीय संस्करण है और ऑनलाइन मेरे पास है, बट एक्चुअल में मेरे पास ऑफलाइन भी आता है न्यूज़पेपर। तो उसमें से मैं आपको कुछ हिमाचल प्रदेश से संबंधित इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को ही थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक दो न्यूज़ है जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो जियो एग्ज़ाम था वो लीक हो चुका है और उसके ऊपर अभी जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, जो उसके अध्यक्ष है, कि अभी फ़िलहाल जो है एग्ज़ाम वो कैंसिल नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर अभी छानबीन भी चल रही है। 2 और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है और देखते हैं कि आगे क्या बनता है। और जो पुलिस भर्ती से संबंधित भी एक विवाद चल रहा था, उसमें भी सेम इसी तरीके का कुछ सुनने में आ रहा था कि जो कुछ लोग मोबाइल के ऊपर चैट कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो उन्हें फ़ोन आया था, दिल्ली से आया था कि भाई अगर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए तो आपको हमें 8 से 10 लाख रुपए देने होंगे। तो वो मोबाइल्स फ़ोन हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तो देखते हैं। और एक न्यूज़ ये है कि अभी मैं टेलीग्राम चेक कर रहा था अपना, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो है लिस्ट आ चुकी है। आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। तो शुरू करते हैं अपने जो हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक ये होगी न्यूज़ और दूसरी ये एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि जो जो हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक युवक है और उत्तराखंड का एक युवक है। तो न्यूज़ में आया हुआ है आज ही कि उन्होंने शादी कर ली है। तो हम लोगों के सामने एक तरीके से एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन है। और हम में से मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि भाई ऐसे भी हो सकता है क्या, एक ही जेंडर के लोग शादी कर सकते हैं। तो हाँ, ये हुआ है क्योंकि जो ऊना का युवक है अब वो एक चालक है और जो उत्तराखंड का युवक है वो उसकी जो शक्ल है थोड़ी सी फीमेल, जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा चेहरा उसका फीमेल की तरह है। तो उन्होंने जो 6 महीने पहले है दिल्ली में शादी कर ली थी और उसके बाद अभी घर वालों को पता चला है कि उन्होंने शादी कर ली है। तो इसके ऊपर फिर जब गांव वालों ने और समाज ने इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन करना शुरू किया, तो फिर उसके बाद उन दोनों युवकों को और उनके परिवारों को पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि उन दोनों को मतलब अपने अपने जो घर वाले हैं वो ले जाएंगे। तो ये तो घटना है, बट एक्चुअल में अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे जैसे एचजीएस एग्ज़ाम हो गया, एलाइड्स हो गया या यूपीएससी हो गया, आईएएस का एग्ज़ाम, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से ये एक डिस्कशन का टॉपिक भी है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करिए कि इस चीज़ के ऊपर आप लोगों का क्या मत है और आप लोग समलैंगिकता विवाह के ऊपर क्या सोचते हैं। हालांकि अभी जो हमारी सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एक अपना जो स्टेटमेंट दी थी कि हम इस तरीके के विवाह को मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वहाँ पर उसी विवाह को मान्यता दी जा सकती है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फर्टिलिटी या मतलब जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसके बाद जो संतान पैदा होती हैं तो वो विवाह मान्यता प्राप्त है या जैविक विवाह माना जाता है। तो इस तरीके से, और ये एक तरीके से इसको हम देखें तो एक हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 21 होता है जिसमें निजता का अधिकार होता है तो उसके अंडर आता है। और समझने वाली बात ये है कि अगर निजता का अधिकार है तो इस तरीके की भी जो अधिकार हैं वो मिल सकते हैं। क्या ये मौलिक अधिकार होगा? तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ के ऊपर क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना स्टेटमेंट देती है।
और किस तरीके के कानून बनते हैं। हालांकि अभी जो भारत है, भारत में किसी भी तरीके से लीगल नहीं है और इसके ऊपर कोई कानून भी नहीं बना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा एक देश है नीदरलैंड, उसने 2001 में इसको जो है वो मान्यता दी है और अकेला वो एकमात्र देश है जो समलैंगिकता को मान्यता प्रदान करता है। अब आते हैं हम अपनी मेन जो नेशनल और इंटरनेशनल की जो घटनाएं हैं उसके ऊपर। तो एक मेन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हेडलाइन है और इसके ऊपर 1-2 दिन में एडिटोरियल भी आएगा। और ये जो न्यूज़ है ये उन लोगों के लिए, उन एस्पिरेंट के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो PSIR से जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन होती है उसमें अपना MA मास्टर और जो PhD कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा और टेलीग्राम का जो मेरा लिंक है उसको भी मैं शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं थोड़ा सा आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो रायसीना डायलॉग है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जो रायसीना डायलॉग है वो भारत में आयोजित किया जाता है। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वैश्विक मंच है जहाँ पर जो पूरा विश्व है वहाँ पूरे विश्व से जो प्रमुख देश हैं वहाँ से जो कुछ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जो स्पीकर्स होते हैं वो आते हैं और जो वैश्विक लेवल पर जितनी भी हम कह सकते हैं कि घटनाएं हैं, मुद्दे, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और जो ये रायसीना डायलॉग है वो भारत का विदेश मंत्रालय और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो ये मिलकर इसका जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और दूसरा इसका नाम रायसीना डायलॉग इसीलिए पड़ा क्योंकि जो ये रायसीना है ये भारत के, हम कह सकते हैं कि जो विदेश मंत्रालय का मुख्यालय है वो रायसीना पहाड़ी साउथ ब्लॉक दिल्ली में स्थित है, तो इसलिए इसको रायसीना डायलॉग कहते हैं। और इसका जो लाभ होता है वो कूटनीतिक क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कि इसमें इशू भी अभी सामने लाया, भारत के ऊपर दबाव भी बनाया गया दोबारा से, एक बार से, जो यूरोपीय देश है। तो वो हमेशा अभी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है, तो जो युद्ध चल रहा है अभी 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और अभी किसी भी तरीके से जो है वो युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो बाद में हम इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये इसके पीछे विवाद जो है वो हिस्टोरिकली है। इसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर इसको चर्चा करते हैं। जब क्या हुआ कि जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है वो परमाणु अटैक किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि जो रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और इसके अलावा चीन, इन्होंने क्या किया था कि एक तरफ से मतलब जो विश्व युद्ध था वो लड़ा था, बट एक्चुअल में हुआ क्या कि इसके बाद जो अमेरिका है उसने खुद को वैश्विक लेवल पर खुद को एक, हम कह सकते हैं कि एकमात्र शक्ति स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए। और उसके बाद जो है वो रूस के साथ, USSR के साथ, पहले USSR था, रूस नहीं था, और उसके साथ उसके विवाद बढ़ते गए। और जब 1949 में जो अमेरिका है उसने जो पश्चिमी यूरोपीय देश है उनके साथ मिलकर एक सैनिक संगठन का जो है वो गठन किया, जिसको हम नाटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक सैनिक संगठन है। तो धीरे धीरे इसने क्या किया, जो यूरोप के और USSR के पश्चिमी देश थे उनको खुद में मर्ज करना शुरू कर दिया। और जो USSR के पश्चिमी देश थे एक्चुअल में वो उसके पार्ट थे, बट हुआ क्या कि शीत युद्ध के बाद 1991 में USSR का विघटन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक ध्रुवीय व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका जो था, जो विश्व में एक छत्र, एक शक्ति बन गया, और उसके बाद जो है USSR रूस के रूप में कन्वर्ट हो गया और जो देश थे वो डिवाइड हो गए। तो अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है कि इनके बीच में हमेशा से विवाद चला रहता है। और USSR जो रूस है अभी वर्तमान में, वो नहीं चाहता है कि जो उसकी बाउंड्री है या उसके साथ जो पड़ोसी देश लगते हैं वो नाटो में शामिल हो। और इसी तरीके से यूक्रेन का जो अभी मुद्दा चल रहा है
तो उसमें क्या था कि जो यूक्रेन जो है वो अपनी इच्छा ज़ाहिर कर रहा है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है। तो जो रूस है इसको अपने कह सकते हैं कि उसके लिए एक थ्रेट के रूप में समझता है और एक समस्या के रूप में देखता है। तो इसीलिए वो चाहता है कि जो यूक्रेन है और जो उसके साथ जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जो अभी नाटो में शामिल हो चुके हैं, तो वो चाहता है कि वो नाटो में शामिल ना हो। बट एक्चुअल में जो अमेरिका है और जो पश्चिमी यूरोपीय देश हो गए जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया और इसके अलावा अमेरिका हो गया, तो ये मिलकर क्या कर रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो अपना बना रहे हैं। और अभी जो युद्ध चल रहा है तो इसमें अमेरिका ने क्या है क्या जो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक प्रतिबंध है वो लगाए हैं। और जो युद्ध है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया है। हालांकि कहा जा रहा था कि शायद 10-15 दिन में जो है वो जो अंतिम निर्णय आ जाएगा, बट एक्चुअल में यूक्रेन बहुत डट कर सामना कर रहा है और इसके पीछे माना जा रहा है कि जो नाटो है वो इनडायरेक्टली जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारी मिसाइलें और हालांकि फाइनेंशियल लेवल पर भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और इसको और बहुत ज़्यादा हम एनालिसिस कर सकते हैं, डेप्थ में जा सकते हैं, बट इतना आज के लिए काफ़ी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ज़्यादा समय जो है वो ना जाए। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है वो नेशनल लेवल पर हम देखते हैं। जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, एक महत्वपूर्ण ये योजनाएं हैं जो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स में वन लाइनर में जो हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारा संसद भवन है वो बनाया जा रहा है जिसको हम जिसको सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया है, जो संसद भवन होगा हमारे देश का। और एक 696 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जा रहा है मुंबई में, एक द्वीप है वहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है। और जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन बढ़ रहा है, तो इन फ्यूचर में एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो बहुत सारे देश हैं वैश्विक स्तर पर इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये हो गया। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि 2021 में जो मानवयुक्त गगनयान था, अंतरिक्ष में भेजा जाना था, वो कोरोना की वजह से डिले हो गया। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में शायद 1 आध साल में इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा और इसमें मानवयुक्त एक ये गगनयान होगा और भारत जो है वो विश्व में चौथा देश बन जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है। और बुलेट ट्रेन से भी संबंधित है कि जो 350 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जो है वो बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी। और इसके अलावा एक राष्ट्र को सहेजने की नींव को सहेजने की ज़रूरत में बताया गया है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और वर्तमान में अभी 14 करोड़ समथिंग जो है वो संख्या है बुज़ुर्गों की, और बुज़ुर्गों के सामने काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। अभी कोरोना के समय में भी जो बुज़ुर्गों को था, इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क था। और इस चीज़ के ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है। जो लोग मतलब जो हम अपने बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं और वो अपना एक हम कह सकते हैं कि एथिकली नहीं सोचते हैं कि उन माता पिता ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, उन्हें इतने आगे लेवल पर पहुंचाया, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है और हमें इस तरीके का एक जो है वो प्रचलन ख़त्म करना है जिससे कि भारत देश का हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक देश है और जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनको पूजने माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और प्लास्टिक से निपटारा ज़रूरी, देखिए कुछ जो इम्पॉर्टेंट है न्यूज़ हैं वो डेली बेसिस पर आती रहती हैं और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। आज भी प्लास्टिक कचरे के ऊपर आया हुआ है एडिटोरियल में कि जो प्लास्टिक कचरा है वो किस तरीके से जो मानव समाज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या है। और इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर मैं इसको डिटेल में बात करने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का समय जो है वो बर्बाद हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी अपनी दिनचर्या होती है। और एक न्यूज़ ये है कि जो ट्विटर है वो उसको जो एलन मस्क है उन्होंने ख़रीद लिया है, आई थिंक $44 अरब में।
ये लगभग अगर इसको हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 3 लाख समथिंग करोड़ रुपए का ये अमाउंट बनता है। तो ये हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक वैक्सीन जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है वो उसके लिए मंजूरी दे दी है। तो अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी जो है वो वैक्सीन दी जाएगी। और एक दूसरी चीज़ जो है वो 2 डोज़ के बाद जो सतर्कता डोज़ दी जा रही है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि बच्चों के लिए या बड़ों के लिए ये एक तरीके से हानिकारक है। तो इस तरीके की हमें नेगेटिविटी से बचना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्सीन बनाई गई है तो वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि अगर हम अपने लेवल पर देखते हैं तो हमें मजाक लगता है कि भाई नहीं हो सकता ऐसा, बट ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर हमारे जो संविधान है, संविधान में जितनी भी बॉडीज़ हैं उसमें जितने भी अधिकारी होते हैं वो, और जो हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं तो वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके जैसे अभी जो 5 साल से 12 साल तक के जो एज में बच्चे हैं उनको जो है वो कोरोना वैक्सीन की डोज़ दी जाएगी। तो इस तरीके से वो बहुत काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसके बाद किसी चीज़ को जो है वो अलाउ करते हैं। और इसका काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ये आया इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि रेतवीन हो जाएगी धरती। तो हो क्या रहा है कि अभी हम देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से हम जो हमारे संसाधन हैं वो किसी तरीके से एनवायरनमेंट से लेकर हो गए, जिसमें हम पानी, मिट्टी और जैसे इसके अलावा हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया अलग अलग टाइप से, तो उसको हम बढ़ा रहे हैं। और दूसरी एक समस्या आ चुकी है कि जो हमारी रेत है, जो हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है, तो वो उसका हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें समस्या आएंगी। और अगर हमें जैसे इन फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको अगर घर बनाना है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर भी आया था। और जो मेन इसका रीज़न है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, और वहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों की डिमांड है। और टेक्नोलॉजी तो अभी हम कह सकते हैं कि बहुत हाई लेवल तक पहुँच चुकी है। हम मंगल ग्रह और चंद्रमा तक जा पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें होंगी, बट एक्चुअल में हमें ये चीज़ें सोचनी होगी कि एनवायरनमेंट को हमें सही तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ताकि इन फ्यूचर में जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको समस्या ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डे मिलेंगे, कुछ नई जो घटनाएं होंगी जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी और जो हमें बेसिक एक अवेयरनेस देती हैं, उनके साथ। धन्यवाद।